आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। नया टॉपिक जो था जो स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, किस बेसिस पर आपको बात करना है वो बता दिया था आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम पे बात करना थी। फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने का क्या मतलब आप निकालते हैं वो बता दिया था। केमिकल इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश होता है, रासायनिक साम्य जब स्थापित होता है, उसका क्या मतलब होता है ये भी जो था वो आपको बता दिया था कि जब आप कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, रासायनिक साम्य स्थापित हो गया, तो उसका क्या मतलब होगा जो था वो ये बता दिया था। आगे जो टॉपिक आपको पढ़ना है उससे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो है नंबर ऑफ मोल्स। वैसे बता चुका हूं इसके बारे में, मोलों की संख्या के बारे में जो था वो बता चुका हूं। उसमें एक टर्म इस्तेमाल होगी, उस टर्म को समझने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो था वो आपको पता होना चाहिए, तो अलग से जो था वो ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो कहीं पर लिख लीजिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, सदैव याद रखें। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सदैव याद रखें। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सदैव याद रखें। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब जानते हैं, जैसे किसी भी सब्सटेंस की जब आपको क्वांटिटी पता करना हो, मात्रा जो था वो पता करना हो, तो कई बार क्वांटिटीज पता करने के लिए, मात्रा पता करने के लिए, जैसे आप मिलीग्राम में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं, किलोग्राम में बात करते हैं, वो बहुत सारी टर्म्स होती हैं जहां पर आप किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को, मात्रा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक टर्म और इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, मोलों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या होती है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम। अब जिसका भी मोल निकालना हो, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम, ग्राम द्रव्यमान, हिंदी में ग्राम द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। आणविक मॉलिक्यूलर मास जानते हैं, आणविक द्रव्यमान आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो था, ये नोट कर लें पहले। देखा, दूसरा हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे कई जगह पर, एक्टिव मास, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। तो जो अब बताऊंगा जो टर्म, उसमें कौन सा टर्म इस्तेमाल होगा, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। एक्टिव मास बोलूं, सक्रिय द्रव्यमान बोलूं, इसी का ये बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड नहीं है, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। ज्यादातर इसकी जगह पर जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, हिंदी में सांद्रता। तो हम या तो क्या बोलेंगे, एक्टिव मास, या फिर क्या बोलेंगे, सक्रिय द्रव्यमान, या क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन, और हिंदी में उसी को क्या कहा गया, सांद्रता जो था वो कहा गया। तो एक्टिव मास बोलूं, सांद्रता बोलूं, या फिर सक्रिय द्रव्यमान बोलूं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। एक्चुअल में जब कंसंट्रेशन आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व है, जितनी मात्रा में विलेय उपस्थित है, वही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। लेकिन जब उसको फार्मूले की टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं कि कंसंट्रेशन की जगह में क्या लिख सकता हूं, तो फिर मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन। तो ये टर्म इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं शब्द जब इस्तेमाल करूं तो उसका मीनिंग आप समझ सके कि उसका मतलब जो था वो क्या था। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है वो बता दिया। एक्टिव मास मतलब जब मैं बोलूंगा तो आप उसका एक्चुअल मतलब क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। पहले इतना नोट करें।
जाएगा। अब जो बताना है मुझे उसमें ये टर्म जो था वो इस्तेमाल होंगी जिसको आपको पढ़ा जाना था, ये आपके सिलेबस में नहीं था। अब जो पढ़ा जाना है वो जो था वो आपको एक्सप्रेस करना है, बार बार पूछा जाता है। और जो बता रहा हूँ उसमें 12th में एक टॉपिक पढ़ा जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स, पूरा एक चैप्टर है, 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो पूरा टॉपिक बेस्ड है, वो इसी जो अब बता रहा हूँ, इसी एक सिंपल लॉ जो बता रहा हूँ अभी, केवल पूरा टॉपिक इस अकेले प्रिंसिपल पर, इस अकेले लॉ पर जो था वो बेस्ड है ना। तो वो 12th में आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, ये अकेला भी तो बस ये यहाँ इतना ही पढ़ा जाना है। और लेकिन 12th में इसके बेसिस पे पूरा एक टॉपिक जो था वो पढ़ा जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट हेडिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, द्रव्य अनुपातिक क्या लिखा, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। ये लॉ जिसने दिया साइंटिस्ट ने, दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग और वागे। तो ये जिसने साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया उनका नाम था गुल्डबर्ग और वागे। ये साइंटिस्ट ने दिया। सिंपल कहूं तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ, क्यों कहा फिर वो समझाता हूं, लेकिन उन्होंने जो इनिशियली अगर उसमें जो छुपा हुआ है वो क्या है, उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उन्होंने कहा कि अभिक्रिया की दर जो था वो क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती है। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट होंगे, अगर एक से ज्यादा क्रियाकारक होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि अगर अभिक्रिया में क्रियाकारक एक से ज्यादा हुए तो अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब कि अगर किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा तो क्या बढ़ती जाएगी, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, सांद्रता बढ़ती जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर भी जो था वो बढ़ती जाएगी। अब ये क्यों कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उन्होंने तो क्या कहा था, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उन्होंने कंसंट्रेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने क्या कहा था, एक्टिव मास। लेकिन हम एक्टिव मास के लिए यूज टू नहीं है, हम यूज टू किस टर्म के लिए है, कंसंट्रेशन। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों का एक ही जो था वो मतलब है। तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा होंगे तो टोटल कंसंट्रेशन निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 3 होंगे तो तीनों का प्रोडक्ट। तो वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक तरह से रूल उसमें जो छुपा है वो तो है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये तो एक अलग बात है कि हमें वैसे ही पता है कि 2 होंगे तो दोनों का इनटू कर दो, 3 है तो तीनों के कंसंट्रेशन का इनटू कर दो, तो टोटल कंसंट्रेशन हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये कहा क्यों आखिर कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आर्नियस करके एक साइंटिस्ट हुए, जो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहा जाता है साइंस में कोलाइजन थ्योरी। कोलाइजन थ्योरी ऑफ आर्नियस की टक्करों का सिद्धांत। वो कहते हैं कि एक रिएक्शन जो था वो जब कंप्लीट होती है, कि मान लीजिए ए और बी आपस में रिएक्ट कर ए और ए बी बना रहे हैं, तो इसमें कैसे बनेगा ये कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके ए बी में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले जरूरी है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो था वो आपस में कोलाइजन करें। आपस में कोलाइजन मतलब टकराना, वो आपस में क्या करें, टकराएं। कि ये ए और बी जो था वो आपस में क्या करें, कोलाइजन करें, आपस में जो था वो टकराएं। जितना ज्यादा टकराएंगे उतनी जल्दी जो था वो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो आर्नियस कहते हैं कि नंबर ऑफ, एक्चुअल में वो कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कोलाइजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो वो कहते हैं कि अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों के अणुओं की टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है, ये बेसिक है। तो एक्चुअल में कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने जल्दी बनेगा एक इस बात पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कोलाइजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्रियाकार के अणुओं की टक्कर कितनी होती है इस पे। अब आपने कहा कि ये बात हमको पता थी, अब ये का इस
इसी बेसिस पर ये जो मैंने आपसे कहा कि गोल्डबर्ग और वागे ने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा कि अब गोल्डबर्ग वागे ने कैसे कहा, जो गोल्डबर्ग वागे ने कहा वो इसी पर बेस्ड है, किस पर? आर्नियस पे, जो उन्होंने प्रूव किया था। तो क्या कहा उन्होंने कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या बढ़ती जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो इंक्रीज होती जाएगी। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कुछ भी कह लो, इसका क्या होता जाना? इंक्रीज होता जाना, इसका जो था वो बढ़ता जाना। तो इसका मतलब जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्वांटिटी बढ़ती है, अमाउंट बढ़ता है, मात्रा बढ़ती है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, ये कुछ भी कह लो एक ही बात है। अब जब ये बढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के एक इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही थी, अभी यहाँ पर ए एक था, वो बी भी एक था, है ना। अब यहाँ पर दूसरा कंटेनर जब आया तो इसकी कंसंट्रेशन जो था वो क्या हो गया? बढ़ गया। कंसंट्रेशन बढ़ गया। कंसंट्रेशन बढ़ गया मतलब इन दोनों की क्या बढ़ गई? क्वांटिटी, अमाउंट, मात्रा जो था वो बढ़ गई। अब मात्रा बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई, टक्करें कहां पर ज्यादा होंगी? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में टक्कर ज्यादा होंगी। टक्कर ज्यादा होंगी तो उत्पाद किसमें जल्दी बनेगा? सेकंड में बनेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है? सेकंड की ज्यादा है। तो क्यों कहा, वो नियम क्यों आया, समझ में आ गया? तो एक्चुअल में गोल्डबर्ग वागे ने जब ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो क्यों कहा उसका रीजन बता रहा था मैं, ये ऐसे ही क्यों आ गया, ये ऐसे बात ये रिलीज क्यों हो गई। तो वो रिलीज क्यों हुई ये बात, ये स्टेटमेंट क्यों रिलीज किया उन्होंने? क्योंकि जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ने से अमाउंट बढ़ता है, अमाउंट बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो था बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से नंबर ऑफ कोलाइजन बढ़ता है, टक्करों की संख्या बढ़ती है, और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें कहना पड़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्या अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती है? क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती है। अब वो एक अलग बात है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है? ए और बी। अब जब ए और बी है तो यहाँ पर 100% है कि दोनों का कंसंट्रेशन पता करना है, तो मैं ए कंसंट्रेशन को ब्रैकेट से बताते हैं, ये इनटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो एक से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। तीन होते तो तीनों का कोई, मान लो यहाँ पर सी भी होता तो सी का भी इंटू कर देते। अरे बस समझ में, है ना। जहां पर आपने लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपातिक क्रिया नियम, और करके नोट करें या करके लिखें, और करके या करके लिखना, रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, रेट RAT, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, हिंदी में दर स्थिरांक, फिर और करके लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। अब क्या है ये सब, ये बताता हूं, पहले लिखिएगा। लिखना, Goldberg and Waage studied the Goldberg and Waage studied the Goldberg and Waage Goldberg and Waage Goldberg and Waage Goldberg and Waage studied the rate of reaction. Goldberg and Waage studied the rate of reaction. Goldberg and Waage studied the rate of reaction. Goldberg and Waage studied the rate of reaction and concentration. Goldberg and Waage studied the rate of reaction. Goldberg and Waage studied the rate of reaction
studied the rate of reaction. Goldberg and Vage studied the rate of reaction and concentration, then put forward a law, then put forward a law, which is known as, law of mass action, which is known as 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 law of mass action. हिंदी में लिखना पहले। गुल्डबर्ग एवं वागे ने अभिक्रिया की दर एवं सांद्रता गोल्डबर्ग एवं वागे ने अभिक्रिया की दर एवं सांद्रता गोल्डबर्ग एवं वागे ने अभिक्रिया की दर एवं सांद्रता के मध्य संबंध स्पष्ट करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इंग्लिश में लिखना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, according to law of mass action, rate of reaction, is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to product of is directly proportional to product of active mass जहां एक्टिव मास लिखा ब्रैकेट में क्या लिखें, कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ reactants समझ में आ गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान ब्रैकेट में सांद्रता, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान ब्रैकेट में सांद्रता, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। देखा, अब देखिएगा, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है तथा अभिक्रिया, अब अभिक्रिया में अगर हम उससे पहले एक बात और समझें कि जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है ए और बी, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। मैं क्या कह रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें एक रूल बुक में कहते हैं, वो कुछ भी नहीं होता है ऐसा। टीचर्स और को लगता है कि ये सारा कुछ एक रूल है, बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं बिल्कुल प्रूव करके दिखाता हूँ, यही रूल है, कुछ भी नहीं है, वो मैथमेटिक्स है ना। उसको केमिस्ट्री के अंदाज में सोचते हो इसलिए आपको दिखता है। तो वो जो नया रूल कहता है, टीचर जो कहता है, जो एक बात आपको याद रखने को कहता है, वो बता रहा हूँ कि कुछ भी नया नहीं होता, वो रूल ही है। आप उसको बस एक प्रोसीजर आपको पता हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो बात मैं वहां पर फिर डायरेक्ट यूज करूंगा। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पर ये था रेट ऑफ रिएक्शन को आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ए का कंसंट्रेशन ये ए हो गया, बी का कंसंट्रेशन ये बी, ए हो गया। यहाँ पर एक काम करें, अब इसी रिएक्शन को कोई दूसरी रिएक्शन में लिखता हूँ। एक रिएक्शन करी ए प्लस ए टेंस टू प्रोडक्ट, ये था। अब इस पर मैंने क्या अप्लाई किया, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ए, फिर एक ही कंसंट्रेशन ए, यहाँ की कंसंट्रेशन ए, ऐसे लिख सकता हूं। अब एक काम करें, इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 3A टेंस टू प्रोडक्ट लिख सकता था। इसको भी तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू द पावर क्यूब। अब वो टीचर्स केमिस्ट्री में ऐसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। वो कहते हैं कि क्रियाकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्रियाकारक की सांद्रता की घात में बदल जाती है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन कोई रूल कौन है, ये मैंने आपके सामने करा, यहाँ पर अपने आप हुआ कि नहीं। वो एक प्रोसेस है, अब हर बार केमिस्ट्री के अंदर उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट जो था वो ये लिख दिया जाएगा। समझ में आया जो कह रहा हूँ, है ना। तो मैं वहां डायरेक्ट लिखूंगा, इसलिए मैं वो रूल नहीं है, इसलिए वो मैं उस अंदाज में कहना नहीं चाह रहा, वो है ना, वो चाहे सब कहें वो नहीं। तो आप ऐसे कहते हैं वो कि याद रखो कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की घात में बदल जाते हैं। वो कुछ नहीं है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन ही है। उसको मैथमेटिक्स में अगर एक दो स्टेप के बाद जाओगे तो वो चीज, वही चीज जो था वो आ जाती है। तो हम डायरेक्ट बार बार ऐसा नहीं करेंगे, अब मैं डायरेक्ट जितने नंबर दिखेंगे उसको किसमें बदल दूंगा, पावर में जो था वो बदल दूंगा। क्लियर, अब करते हैं। तो कोई रिएक्शन लेते हैं, कोई एक रिएक्शन ली हमने, रिएक्शन ली, मान लीजिए ये है N1A प्लस N2B, रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बना M1C प्लस M2D। अरे बस समझ में, यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही हैं। जब रिवर्सिबल होता है तो एक साथ कितनी रिएक्शन होती हैं, 2, एक फॉरवर्ड और दूसरी बैकवर्ड, एक अग्र अभिक्रिया और दूसरी पश्च अभिक्रिया। तो इंग्लिश में एक फॉरवर्ड और दूसरी बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड, एक अग्र और दूसरा पश्च। अब यहाँ पर ए जो है वो रिएक्टेंट है, डी भी रिएक्टेंट है, यहाँ पर सी और डी। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट क्या होंगे, ए और बी। यहाँ पर N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ COD क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, और जब बैकवर्ड पश की बात करेंगे तो रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, COD हो जाएंगे। अब इस पे हम एक काम करें, लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो अप्लाई कर दें, हम इस पर द्रव अनुपातिक क्रिया नियम जो था वो अप्लाई कर दें। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से कितनी रिएक्शन हो रही है, 2। तो एक काम करता हूं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया की दर यथा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फॉरवर्ड में प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है, तो ये A और दूसरा B। अभी क्या कहा था, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो रूल्स में है, तो कितने हैं, ये आ जाएगा N1 N2। क्यों आ गया, इससे डायरेक्ट लिखेंगे, अब तो समझा ही दिया, अभी कोई प्रॉब्लम इसमें। ये फॉरवर्ड रेट के लिए R, फॉरवर्ड के लिए F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू द पावर N1 B रेज़ टू द पावर N2। कोई कांस्टेंट आएगा, RF कांस्टेंट आ गया, KF N1 N2 क्या था, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब क्या निकालें, बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पश अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब बैकवर्ड में रिएक्टेंट क्या है, COD क्या आ जाएगा, M1 और M2 क्या था, कुछ पूछना है, समझ में है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, है ना। तो यह पश अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या था, R, बैकवर्ड के लिए क्या, B, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, KB C रेज़ टू द पावर M1 D रेज़ M2। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, या गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक काम करें, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो था वो अप्लाई कर दें, इसके लिए साम्य अवस्था में, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था की स्थिति में, किसे कहते हैं साम्यावस्था की स्थिति में, बताया था आपको कल, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल रिएक्शन। क्या कहा था आपसे, केमिकल इक्विलिब्रियम का था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये कहा था। एट इक्विलिब्रियम स्टेट RF इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। RF की वैल्यू लिख दें, क्या है, KF A N1 B N2 KB C M1 D M2, ये था। कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट है, KF अपॉन KB इक्वल टू C M1 D M2 अपॉन D N2, ये था। KF कहलाता है रेट कांस्टेंट, रेट था, तो KF अकेला कहीं पर है, तो ये क्या कहलाएगा, रेट। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आएगा कांस्टेंट, ये आएगा, ये आ गया K, इसको डिनोट कर देते हैं C से, किससे, क्यों, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हुई थी तब आया,
रेट ऑफ रिएक्शन कब इक्वल होती है? जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? मैंने कहा था ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब है रिएक्टेंट, कल बताया था ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया? सेम हो गया। हाँ, तो इसलिए कंसंट्रेशन पे बेस्ड था, इसलिए इसको किससे नोट कर दिया? सी से दिया गया। M1 D M2 N1 B N2। अगर समझो, अब मान लीजिए अगर आप ये था, ये क्या है? केसी। अगर मान लीजिए रिएक्शन गैसेज स्टेट में हो रही होती, क्या? तो फिर सी की जगह पी, हमेशा प्रेशर की जो था वो बात करते हैं, तो अगर गैसेज स्टेट में बात हो रही होती तो हम केसी की जगह क्या लिख देते? केपी। तो केसी की जगह आ जाता केपी, तो केपी यहां लिख रहा हूं, केपी। और पे यहां पर साथ में क्या जाता? प्रेशर, पी सी, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। M1 पी डी N1 पीबी N2। कब? जब रिएक्शन किस फॉर्म में हो रही हो? गैसेस फॉर्म में। तो इतना लिखने के बाद लिख देना यहाँ पर, इसके बाद लिखेंगे इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन गैसेस स्टेट, यदि क्रियाकारक की प्रकृति गैसीय हो। पहले इतना लिखो यहाँ तक, यहां से लिखना यहाँ तक।
लिख लिया। इसके नीचे लिखना वेयर केफ एंड केबी, वेयर केफ एंड केबी आर रेट कांस्टेंट, वेयर केफ एंड केबी आर रेट कांस्टेंट, where KF and KB are rate constant, where KF and KB are rate constant, where